रात के 10 बज चुके थे। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। बस रजनी अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी जब उसकी सास कमला देवी गुस्से से भरी वहां आ धमकी। अब क्या नाटक चालू है? इतनी रात को झाड़ू क्यों लगा रही है? दिन भर क्या करती है? सिर्फ आराम? रजनी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, माँ जी, बच्चे ने जूस गिरा दिया था, वही साफ कर रही हूँ। कमला देवी ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए कुछ न कुछ करने का। जब देखो झाड़ू पोछा, जूस, दूध, घर का कोई काम ठीक से नहीं होता। बस अपने कमरे का कोना साफ रखना आता है। रजनी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप झाड़ू लगाकर अंदर चली गई। उसे आदत थी अब सास की इन बातों की। शादी के 3 सालों में हर दिन कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई फटकार उसका इंतज़ार करती थी। अगली सुबह जैसे ही रजनी ने चाय का कप सास के हाथ में दिया, कमला देवी फिर से शुरू हो गई। चीनी डालना नहीं आता? कितनी फीकी चाय है। बहू होकर घर के बेसिक काम भी नहीं सीख पाई। मेरी बहू होती तो अभी तक ठीक कर देती तुम्हें। रजनी ने संयम से जवाब दिया, माँ जी, मैं सीख रही हूँ। कमला देवी ने नकल उतारी। 3 साल हो गए बहू बने, अब तक सीख ही रही है? अब तक तो सास भी बन जाती और दूसरों को सिखाती। प्रतीक, रजनी का पति, ये सब सुनकर भी खामोश था। हमेशा की तरह वह अपनी माँ को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि जानता था कि माँ अगर बुरा मान गई तो खाना पीना छोड़ देगी, रोना धोना मचा देगी। इसीलिए चुप रहना ही उसे आसान लगता था। रात को जब प्रतीक कमरे में आया, रजनी ने उससे कहा, कम से कम तुम तो मेरे साथ खड़े हो सकते हो, मैं रोज़ रोज़ अपमान नहीं सह सकती। प्रतीक बोला, रजनी प्लीज़ समझो, माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो अकेलापन महसूस करती है। पापा के जाने के बाद वो बहुत बदल गई है। तुम क्यों बातों को दिल पर लेती हो? रजनी ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी भी भावनाएं हैं, मेरी भी सहने की एक सीमा है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि एक दिन कमला देवी ने सरेआम कह दिया, अगर इतने ही अधिकार चाहिए तो अपने मायके चली जाओ, यहाँ तो सिर्फ वही चलेगा जो मैं कहूँगी। रजनी चुप रही, लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह वह उठी, घर का हर काम वैसे ही किया जैसे रोज़ करती थी। झाड़ू पोछा, नाश्ता, बच्चों की तैयारी, फिर सास की दवाई। लेकिन खुद के लिए मन में कुछ और ही ठान लिया था। दोपहर में उसने प्रतीक को बुलाकर कहा, मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों के लिए नहीं, तब तक के लिए जब तक इस घर में मुझे सम्मान न मिले। प्रतीक सकपका गया। अरे रजनी, ऐसा क्या हो गया अचानक? माँ ने कुछ कह दिया क्या? कुछ नहीं, रजनी बोली, बहुत कुछ कहती आ रही है, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। वो सामान लेकर निकलने लगी तो कमला देवी आ गई और बोली, क्या ये कोई तरीका है घर छोड़ने का? तुम इस घर की बहू हो। रजनी ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक मुझे इस घर में सिर्फ काम वाली की तरह ट्रीट किया जाएगा, बहू नहीं, तब तक ये घर मेरा नहीं। कमला देवी चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बहू सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, वो भी एक इंसान है, भावनाओं और आत्मसम्मान के साथ। रजनी को रोकने की कोशिश की गई, पर वह नहीं रुकी। 2 दिन बाद प्रतीक अपने ससुराल गया। रजनी के पिता ने ही उसे समझाया, बेटा, पत्नी के साथ न्याय करो, माँ के साथ रहो, पर सच को मत अनदेखा करो। प्रतीक ने घर लौटकर माँ से बात की। कमला देवी ने पहले खूब रोना धोना किया, फिर जब रिश्तेदारों की बातें कानों तक पहुँची तो उन्हें भी लगा कि बात सच में बढ़ गई है। तीसरे दिन रजनी के पास प्रतीक का कॉल आया। रजनी, माँ ने माफ़ी मांगी है, वो कहती हैं कि अब वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगी। रजनी ने कहा, मैं वापस आऊँगी, लेकिन अब कोई भी मेरी सीमाएं तय नहीं करेगा। जब वह वापस आई तो कमला देवी ने पहली बार उसे दरवाजे पर मुस्कुरा कर स्वागत किया। रजनी ने मन ही मन सोचा, अगर चुप रहो तो लोग समझते हैं कि तुम सब सह लोगे, लेकिन एक बार जब अपनी आवाज़ उठाओ तो सन्नाटा भी सच को सुनने लगता है।